हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश खरेड़ी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट। जैसा कि ये क्लास 10 का सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, और इसके पहले मैं आप लोग को एक इसका फर्स्ट पार्ट दे चुका हूं। उसमें मैंने आप लोग को वीडियो रोका कहाँ था ला करके, जब कोई वस्तु है जो अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैं वहीं पर ला करके वीडियो को रोक दिया था। पर आज मैं फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा और आगे जहाँ तक भी होगा ले जाने का प्रयास करूंगा। कोशिश तो मेरा यही रहेगा कि इसी पार्ट में मैं पूरे चैप्टर को खत्म कर दूं, जो प्रकाश का परावर्तन है, और इसके बाद अपवर्तन के अलग पार्ट में लाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चंस, एक कोई नया वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरे क्वेश्चन कराऊंगा बस। ठीक है, चलिए। अब जितने लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से उन लोगों को धन्यवाद, और अन्य लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर कोई न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, लगातार आप लोग को पढ़ाई से संबंधित वीडियोस इस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जब किसी वस्तु को अनंत पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता कहाँ है। ठीक है, चलिए। इसी में मैं आप लोगों को फोकस, दूरी, आवर्धन क्षमता सब इसमें मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए शुरू से लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए। अब अगर हम अनंत से किसी प्रकाश को अगर हम ले जाते हैं, यहाँ से टकराएगा, टकराने के पश्चात ऐसे आ जाएगा। यहाँ से भी अगर हम अनंत से अगर किसी प्रकाश को अगर ले जाते हैं, अगर यहाँ से अगर हम ले जाते हैं तो फिर वो कहाँ जाएगा, कैसे टकराएगा, ये देखते हैं। ठीक है, अगर सी से वो जाता है, मान लीजिए सी यहाँ है, ठीक है, सी से वो जाता है, सी से किस तरह से जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा और फिर इसी मार्ग में वापस लौट आएगा। ठीक है, ये बन कहाँ रहा है प्रतिबिंब भाई, बन रहा है यहाँ कहीं, यहाँ कहीं बनना चाहिए प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बन रहा है, यहाँ पर। ठीक, जब यहाँ पर प्रतिबिंब जब बना तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या ले सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है। चूंकि ये इनफाइनाइट है इसलिए ये कितना बड़ा है किसी को क्लियर नहीं है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये जो बिंब प्रतिबिंब इसका बना है छोटा सा एक तो सब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट में वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, सेकेंड पर हम लोग क्या कह सकते हैं, उल्टा बनेगा, उल्टा। थर्ड पर वास्तविक बनेगा, वास्तविक है। ठीक, वास्तविक। फोर्थ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कहाँ बन रहा है, ये एफ पर बन रहा है, यानी एफ पर बनेगा। ठीक है, दूसरे तरफ समझते हैं इसका सेकंड, कहाँ पर किस तरह से काटता है। ठीक है, ये एफ है, ये सेंटर है। ठीक है, अब अगर हम किसी बिंब को यहाँ पर रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो वो किस तरह से काटता है, समांतर गया मुख्य अक्ष से, एफ से होता हुआ चला आया वापस, ये गया फोकस से, ये कहाँ काट रहा है, ये इसको काटेगा कहाँ, मान लीजिए एक गया समांतर गया, मुख्य अक्ष के समांतर गया। ठीक है, तो वो उसको कहाँ पर काट रहा है, एफ से होकर के आएगा, फिर कोई प्रकाश जाता है उसी एफ से होकर के जाता है, तो ये इसको कहाँ काटेगा, ये इधर कहीं काट देगा, मान लीजिए यहाँ पर काट दिया। ठीक है, चूंकि ये फिगर जो है आप लोग स्केल से बनाएंगे तो स्केल से थोड़ा सुंदर बन जाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि यहीं पर कहीं काटे। ठीक है, चूंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, स्केल यहाँ पर है नहीं, इसलिए हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग जरूर सुनिए। ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु है क्या है, पहले पे हम लोग क्या देख सकते हैं, वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, छोटा है कि नहीं है ना, छोटा है। सेकंड पर इधर मैंने क्या किया, उल्टा है, यहाँ पर ही कौन सा सीधा है, यहाँ पर भी उल्टा ही
ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। ये वास्तविक है, दर्पण किधर बनाए यानी वास्तविक है। बना कहाँ है, बना है सेंटर और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर हम सी पर अगर कोई बिंब अगर रख देते हैं वस्तु, तो वो कहाँ जाकर के बनेगा उसका प्रतिबिंब, एफ से होता हुआ आगे एक प्रकाश फिर गया, एफ से ये जाएगा, तो ये काटेगा कहाँ, यहाँ पर कहीं काट देगा, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, बन रहा है एक प्रतिबिंब इसका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उल्टा है, बराबर है, वस्तु के बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, वास्तविक है, दिखाई दे रहा है ना, चलो भाई दिखाई दे रहा है। थर्ड पर क्या लिख सकते हैं, सी पर बनता है, ठीक है, सी पर बनता है। यहाँ पर सी और एफ के बीच में अगर हम कोई प्रतिबिंब कोई वस्तु अगर हम रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे हमने कोई वस्तु लिया, ये काट करके यहाँ से एफ से जाता है, एफ से, अब जो दूसरा ये प्रकाश होता है यहाँ से ऐसे जाएगा, ये इसको कहीं ऐसे काटता है इधर, ठीक है, तिरछा हो गया लाइन, इधर कहीं काटता है, ठीक है, लाइन तिरछी हो जा रही है भाई, चलो मिटा कर बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर बना, ठीक है। अब हम इसको देख करके क्या हम लोग कह सकते हैं कि उल्टा बना है और अनंत और सी के बीच बना है, वास्तविक बना है और वस्तु से बड़ा है। क्या कह सकते हैं, उल्टा है, इनफाइनाइट और सी के बीच है, ठीक है, वस्तु से बड़ा है, और एक चीज क्या लिख सकते हैं, वास्तविक है, वास्तविक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ये प्रदर्शित जरूर कीजिएगा कौन किधर जा रहा है, ठीक है। चलिए ये पांचवा है, अगर हम एफ पर अगर हम किसी प्रतिबिंब किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक ऐसे समांतर जाएगा, ये तो यहाँ से कट करके वापस आ गया एफ से, और एक क्या होता है, एक केंद्र की तरफ जाता है, केंद्र की तरफ ऐसे जाएगा, लेकिन वापस फिर इसी रास्ते में आ जाएगा केंद्र पर ही, ठीक है। चूंकि हम लोग इसको देख क्या रहे हैं कि ये एक दूसरे के समांतर जा रहा है, ये तिरछा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, नहीं तो एक दूसरे के समांतर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं काटेगा, पर पता नहीं ये कहाँ काटेगा, ये अनंत पर काटेगा। जब अनंत पर काटेगा तो सोच ही सकते कितना बड़ा होगा, यानी ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा ना, बनेगा भाई, एकदम बनेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, एफ और पी के बीच में जब रखते हैं, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अगर किसी वस्तु को अगर हम रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब कहीं पीछे बनेगा, कहाँ बनता है, पीछे बनता है, उसको देखते हैं, ठीक है। एक समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, ऐसे यहाँ से ऐसे वापस हो जाता है, दिखाई दे रहा है, यहाँ समांतर गया मुख्य अक्ष के, फोकस से हो गया, वापस आ गया, एक इधर से गया और ऐसे गया और केंद्र से होता हुआ वापस चला गया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो इधर आ गया, इन दोनों का मुंह फैला हुआ है, यानी आगे कहीं जाकर के मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ये आगे,
क्या करते हैं भाई, इसको मिलाने के लिए पीछे ऐसे आभासी कहीं ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर आकर के कहीं मिल गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या होगा, आभासी बनेगा, ठीक है। दूसरे पर क्या कह सकते हैं, वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरे पर क्या कह सकते हैं, दर्पण के उस तरफ बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे तरीके से छाप लीजिए। फिर उत्तल दर्पण का बनाते हैं। उत्तल दर्पण का भी एक इसी तरह से होता है। अवतल के 6 होते हैं, उत्तल का 1 होता है। चलिए उत्तल दर्पण बन गया, एक तरफ पलाई भी हमने कर दिया। अब इस पर क्या होता है, इस पर हम वस्तु को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें या फिर यहीं पर रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी रखेंगे। ये अवतल मैंने बना दिया गलती से, देखिए उत्तल बना देता हूँ। चलिए उत्तल बन गया है। वस्तु को अगर हम यहाँ पर मान लीजिए अगर हम रख देते हैं, एक जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे कहीं परावर्तित हो जाएगा। इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये काटेगा कहाँ, F पर, ठीक है। और एक जो है प्रकाश जाएगा C पर जाना चाहता है, ठीक है। ये C पर जाना चाहता है, तो क्या करे बेचारा, आगे दर्पण पड़ गया, बीच में कहीं जा नहीं सकता है, ये C पर गया, ठीक है। काटा कहाँ पर है भाई, यहाँ पर कहीं काटा है। तो आप लोग देख रहे हैं वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, लिख क्या सकते हैं, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, हाँ कह सकते हैं ना। और ये P और F के बीच में ही कहीं बनेगा, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। और ये सीधा बनेगा, क्या बनेगा भाई, सीधा, ठीक है। इसको आप लोग कीजिए। तब तक हम दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र के निगमन के लिए डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम क्या, पहले उसके लिए एक थ्योरम है, उसको मैं समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले इस सूत्र का निगमन करने के लिए हम लोगों को एक थ्योरम की जरूरत पड़ती है। थ्योरम क्या है भाई, वो है अगर ये ऐसे दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज है ABC PQR, अगर इसको कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है। ये अगर ये समरूप है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ये भी एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों इक्वल होगा आपस में, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इनके सामने की भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा। ए के सामने की भुजा BC, यहाँ पर इसके समरूप वाला जो कोण है ये है, इसके सामने का भुजा PR है। अब इसके बाद B वाला लेते हैं, B के सामने का AC, P के सामने का QR इज इक्वल टू R के सामने, यहाँ पर C के सामने का बचा क्या है AB, यहाँ पर R के सामने का PQ। बस बाबू यही थ्योरम जो है इसका हम लोग को यूज करना है। इसमें सबसे अहम योगदान है इसका, ठीक है, दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र में। इसलिए इसको आप लोग जिनको पता नहीं है वो लोग अच्छे से इसको अपने कॉपी में लिख लें, जिनको पता है उसके लिए तो अच्छा ही, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पर अगर हम रख देते हैं ऐसे, मान लीजिए हमने रख दिया, ये O है, ये O डैश है, यहाँ से ऐसे गया प्रकाश, ठीक है, यहाँ से होकर के वापस आ गया, ठीक। अब दूसरी प्रकाश जो है वो भी F से जाएगी, ये जाने से मानेगी थोड़ी, ये भी जाएगी भाई, ये भी आखिर में प्रकाश है, प्रकाश का भी मन होता है जाने का, ठीक है। चलो तो ये भी अपने मनमानी कर लिया, ये भी इधर से हो गया, ये भी, ये तो गया ही था। यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना भी, ठीक है।
ये जब मनमानी अपना किया तो यहाँ पर क्या बन गया, एक प्रतिबिंब बन गया। इसको हम क्या मानते हैं, आई, इसको आई डैश, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पी, ठीक है। इसको मान लेते हैं यम, इसको यन। आप जो भी मानना चाहते हैं आराम से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, किसी तरह से सॉल्व करना है बस। इनके बीच की दूरी को हम क्या कह सकते हैं भाई, माइनस यू। पी से ओ के बीच की दूरी को माइनस यू से प्रदर्शित करते हैं भाई। ये बिंब है यानी वस्तु है, और इनके बीच की दूरी यानी प्रतिबिंब से पी के बीच की दूरी को माइनस वी से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है और दर्पण के इस तरफ बना है, इसलिए इसको माइनस यू माइनस वी। और ये जो है एफ को, इन दोनों के बीच की दूरी को माइनस एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग को दिख क्या रहा है, यहाँ पर 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला त्रिभुज इसके समरूप होगा। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, क्योंकि ये वाला एंगल है 90 डिग्री, इसको भी हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपस में ऐसे मिल गया, ये यहाँ से ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ये भी वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये वाला 90 डिग्री है, ये भी वाला 90 डिग्री है, ये और ये एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा। जब दोनों त्रिभुजों के जब दो कोण समान हो गए तो तीसरा वाला तो उसी तरह से इक्वल हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। त्रिभुज ओ डैश एफ समरूप होगा त्रिभुज पी एन एफ के। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, कह सकते हो ना, मन से बोलना हो। और अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अच्छे से नहीं समझ में आया या क्या दिक्कत है, ठीक है। उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे हम जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो इनके सामने का भुजा क्या है, ओ डैश, और इसके सामने का भुजा एफ के पी एन है। अभी को जो वहां पर मैंने थ्योरम बताया था वही थ्योरम का हम लोग प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ओ डैश वाला जो है एंगल, इसके सामने की भुजा ओ एफ है, ओ एफ अपॉन में, अब ये वाला जो कोण है बराबर है इसके, यानी इसके सामने की भुजा ये होगी पी और एफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पी एफ लिख सकते हो ना, एकदम अच्छे से लिख सकते हो। चलो अब त्रिभुज किसमें चलते हैं, त्रिभुज में चलते हैं दूसरे वाले जो एक और जोड़ा है त्रिभुज का भाई। चलो देखते हैं, ये वाला है 90 डिग्री है, तो यही कौन सा पीछे है, यही तो 90 डिग्री है। ये वाला और ये वाला एकांतर कोण से बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो ही जाएगा, इसलिए त्रिभुज आई डैश और एफ समरूप होगा पी एम एफ या एफ पी एम लिख सकते हैं, सुंदर लगेगा, थोड़ा पढ़ने में ठीक है। चलो इसके सामने का एफ के सामने का भुजा जो है आई डैश बटे में क्या कर रहे हैं, इसके सामने का भुजा पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई डैश के सामने की भुजा आई एफ लिख दे रहे हैं भाई। इसके बाद इसके ये वाला जो कोण है बराबर होगा इसके, तो यानी इसके सामने का भुजा पी एफ आ गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन इसको अभी नहीं मानना है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग। अब कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन भी देख लो। कंडीशन ये है कि अगर इसको हमने इस तरह से मान तो लिया है, पर ये जो आई डैश है ये किसके बराबर है और ओ
ओ डैश है वो किसके बराबर है? ओ डैश बराबर है किसके? पी एम के। पी कहाँ है? पी है ये, और एम ये है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, क्योंकि ये रेखा जो है समांतर है। ठीक है, इसको ऐसे ना करके इसको हम लोग उलट देते हैं, तभी इस फॉर्म में हम लोग को मिलेगा, या फिर इसको उल्टा करके हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए अगर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर आई डैश, ठीक है, आई डैश यहाँ पर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, वही था पहले, उसी को हमने उल्टा कर दिया, पीएम कर दिया। ठीक है, पीएम पी या पीएम एक ही है भाई, कुछ भी लिखूं एक ही है। ठीक है, उसके बाद आई डैश इज इक्वल टू हो क्या जाएगा? यहाँ पर क्या था? आई एफ था, हाँ था ना, तो आई एफ की जगह ये भी तो लिख सकते हो, जब उल्टा कर दिए हो तो पी एफ अपॉन आई एफ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यही है थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, वही चीज है ये। इसको हम लोगों ने जब ऐसा किया तो पी एम ये बराबर होगा किसके? ओ डैश के, क्योंकि ये वाली जो रेखा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली रेखा समांतर है मुख्य अक्ष के। जब ये दोनों समांतर है तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है ये भी तो बराबर होगी ना। जब बराबर होगी तो ओ डैश इज इक्वल टू कह सकते हैं कि नहीं? पी एम के, हाँ कह सकते हो, एकदम कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये वाली रेखा समांतर है मुख्य अक्ष के, तो आई डैश इज इक्वल टू होगा पी एम के, है ना, समांतर है, समांतर है तो लिख सकते हो भाई, एकदम मन से एकदम लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पी एम के। ठीक है, अब पीएम, हाँ पीएम कहाँ है? ये है, इसके जगह पर ओ डैश, आई डैश कहाँ है? यहाँ है, इसके जगह पर पी एन इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ, इसको सेकंड मान सकते हो एकदम। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए मैंने क्यों किया था, क्योंकि ये मैंने उल्टा लिखा था, वो भी सही है, लेकिन इसको बाद में उलटना पड़ता है, इसको उल्टा करना पड़ता है, इससे पहले ही हम इसको उल्टा करके लिख दिए। ठीक है, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है, ये और ये जब इक्वल है तो इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ओ एफ अपॉन पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ अपॉन आई एफ। आप मेरे ऊपर में ध्यान दीजिए, आप इसको देखिए, ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ना? है, तो इसको और इसको एक दूसरे के इक्वल लिख दिया हमने। ठीक है, जब हम लोग इक्वल लिख दिए हैं तो ओ एफ, ठीक है, ओ एफ, और नीचे क्या है? पी टी, पी यहाँ है, टी कहाँ है भाई? टी का नीचे है। ठीक है, यहाँ पर आई होना चाहिए था, गलती से टी लिख दिया है, आई होगा। ठीक है, ओ एफ, ओ कहाँ है भाई? ओ है ये एफ कहाँ? ठीक है, इन दोनों को, तो यहाँ पर पी एफ होगा, ओ एफ इक्वल टू पी एफ इज अपॉन पी एफ। ठीक है, चलिए ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर एफ लिखते समय मैंने गलती कोई कर दिया होगा। ठीक है, चलिए सही हो गया, ओ एफ अपॉन पी एफ। ठीक, चलिए ये हो गया, तो ओ एफ ऊपर की ये है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? ओ पी, ये ओ पी है, इसमें से एफ पी को अगर हम घटा देते हैं ओ एफ हमको मिल जाएगा, यानी ओ पी माइनस एफ पी हम लोग को मिलेगा क्या? ओ एफ, ओ से एफ के बीच की दूरी। मान लो कोई इतना बड़ा चीज है, कोई इतना बड़ा है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है और ये यहाँ तक है, तो इसके बीच की दूरी ये मान लीजिए पूरा 4 सेंटीमीटर है और ये है 2 सेंटीमीटर है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर घटा देते हैं, तो ये हमको क्या मिलता है? 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। उसी तरह से वही काम मैंने यहाँ पर भी किया है। अब यहाँ पर पी एफ है, पी एफ
अब इसको हमको निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, पीएफ निकालने के लिए भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीएफ लिख देते हैं क्योंकि इसका मान हमको यहाँ पर -f मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी पीएफ है, पीएफ उसी तरह से लिख देते हैं, नीचे आईएफ है, आईएफ, तो आईएफ है आई से पी के बीच की दूरी माइनस एफ से पी के बीच की दूरी, यानी आई पी माइनस पी एफ। कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपी, ओपी का मान यहाँ पर क्या है, ओ से पी के बीच की दूरी को हमने माना है माइनस यू लिख दिया हमने, ठीक है। इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ पर लिख देते हैं माइनस यू। अब यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस उतारा हमने, पी एफ के बीच की दूरी को माइनस एफ हमने माना, माइनस एफ उतार दिया भाई। अब यहाँ पर पी एफ फिर आ गया, यहाँ पर भी माइनस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस एफ जो कि पी एफ है, बीच की दूरी वही होगी आई पी है, आई पी को हमने माना है माइनस यू माइनस वी और माइनस फिर यहाँ पर पी एफ यानी माइनस एफ हो गया। यहाँ से माइनस माइनस इंटू होगा प्लस होगा, यहाँ पर भी इंटू होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है माइनस यू प्लस एफ अपॉन में माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में माइनस वी इंटू प्लस एफ, ठीक है। इतना हम लोगों को मिल जाएगा ना, अच्छे से मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, ठीक है। अब जब तिरिया गुणा हम लोग कराते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। इसका भी तिरिया गुणा कराएंगे, माइनस यू प्लस एफ माइनस वी प्लस एफ, ठीक है। एक तरफ एफ हम लोग के पास है, अब दूसरी तरफ हम लोग जब इंटू कराते हैं तो हम लोग को मिलता क्या है, हम लोग ये देखेंगे अब, ठीक है। जब इंटू कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखते नहीं है यूवी, ठीक है। इसका इसमें कराएंगे माइनस यू एफ, ठीक है। अब इसका इसमें कराएंगे तो माइनस एफ वी और फिर प्लस 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 रहेगा एफ स्क्वायर। ये हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं एकदम, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कुछ काट पीट सकते हैं ना आराम से, वही चीज़ अब करना है, बस कॉमन लेकर के काटते जाओ, बस किनारे करो बस इन सबको, ठीक है। चलो ये स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एफ और माइनस एफ जब इंटू होगा तो स्क्वायर होगा ना, कितना लंबा जा रहा है ये, चलो अच्छा है। अब इसको हम जब कॉमन लेकर के काटते हैं तो उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट उसका मान बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, या फिर इसको एफ स्क्वायर काट दिया, ठीक है, काट दिया कि नहीं काट दिया, तो उसके बाद इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए या फिर उसी तरह से रहने दीजिए, और उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, यू वी एफ से भाग दे देते हैं। जब यू वी एफ से जब हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा भाई, सबको प्लस कर लेते हैं। मान लीजिए ये है, इधर जीरो बचा है, ये यू वी ऐसे ही रहा, और ये वाला जो है टर्म है इसको इक्वल टू के इस तरफ लाते हैं, तो यू एफ प्लस एफ भी कर सकते हो ना एकदम, यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है। जब यू वी एफ से जब भाग दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यू वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर यू वी एफ प्लस एफ बी अपॉन यू वी एफ, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। यही निकालना था हम लोगों को, कभी से परेशान करके पता भी को निकला है। चलो अच्छे तरीके से एकदम छापो, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का उसके बाद बता देते हैं फॉर्मूला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो अब उत्तल दर्पण का देखते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तल दर्पण में हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में देखिए, एक हम लोग को कौन सा त्रिभुज मिला है, एक हम लोग को मिला है
ये वाला ओ ओ ओ डैश सी, ठीक है। और एक कौन सा है, एक है यम, ना वो नहीं है भाई, ठीक है। एक है ओ डैश सी है और दूसरा है आई डैश और सी है। कह सकते हो इन दोनों को समरूप कैसे कह सकते हैं भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये तो दोनों में एक ही है, तो एक ही कोण भी होगा। जब एक ही है तो एक ही कोण भी होगा, क्योंकि उसी से ही तो दोनों त्रिभुज बना है, तो कोण एक ही होगा। जब ये और ये दोनों जब बराबर हो रहा है दोनों त्रिभुजों के, तो ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ डैश और सी समांतर है, समांतर कह रहा हूँ, समरूप है आई डैश सी की, ठीक है। जब इतना सब कुछ हो गया तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी के सामने की भुजा बड़े त्रिभुज में ओ डैश अपॉन में छोटे त्रिभुज में आई डैश कर दी, एकदम इसी तरीके से लिख दिया भाई, ठीक है। अब इसके बाद एक और कोई भुजा ले लेते हैं, ठीक है। ओ डैश है, इसके सामने की भुजा क्या है, ओ सी है। ओ सी को लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। अब ये वाला जब हो गया तो ये वाली भुजा, ये वाली जो कोण है इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा आई सी है, आई सी लिख दो भाई, आई सी एकदम अच्छे से लिखो, आई सी बर्फी, ठीक है, मतलब बर्फी नहीं बर्फ, ठीक है। चलो अब एक और हम लोग के पास जो त्रिभुज है वो क्या है भाई, उसको भी देख लेते हैं। पी एम एफ, ठीक है, और आई डैश एफ, ये दोनों कैसे समरूप होगा भाई, इसको भी बताना पड़ेगा। कैसे होगा, ये और ये 90 अंश है, 90 डिग्री का है, और ये वाला दोनों में समान है। दोनों में जब समान है तो इसका कोण भी समान होगा, तो लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो कि समरूप है। तो त्रिभुज पी एम एफ समरूप है किसके, त्रिभुज आई डैश एफ के, ठीक है। ज्यादा समय हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला जो है इसके सामने की भुजा बड़े त्रिभुज में पी है, यम है, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। चलो पी यम, और छोटे त्रिभुज में आई डैश लिख दिए, चलो एकदम लिख दिए। अब इसके सामने की भुजा क्या है, यम के सामने की भुजा पी एफ है, इसको हमने लिखा है। तो ये जो कोण है ये किसके बराबर है, आई डैश के। यहाँ पर आई डैश के सामने की भुजा आई एफ भी लिख दिया हमने, चलो सुंदर तरीके से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, भगवान का नाम लेकर के, ठीक। चलो मार्कर भी चेंज कर देते हैं, दूसरा मार्कर उठा लिया हमने। चलो अब यहाँ पर भी एक कंडीशन हम लोग लगाते हैं। कंडीशन क्या है, पी एम है, ये किसके बराबर है, पी एम, ये चूंकि ये वाली जो रेखा है प्रकाश की, ये जो प्रकाश है मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए ये दूरी इक्वल होगी। इसलिए हम लोग क्या सकते हैं, एम पी इज इक्वल टू ओ डैश, ठीक है। जब इतना हमने कह दिया, इतना सब कुछ इसके साथ हो गया, इतनी घटनाएं जब घटित हो चुकी हैं, तो हम लोग पी एम की जगह पर ओ डैश लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो भाई, कहीं नहीं मानते हो। चलो मान ली ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया पी एफ अपॉन में आई एफ, इसमें कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टर्म है और इसका ये वाला टर्म है, ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल है, OC बटे IC इज इक्वल टू
पी एफ बटे आई एफ कर सकते हो एकदम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से क्या हम लोग को मिलता है, ओ सी बटे आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ हो गया। अब ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी का है मान, ठीक है। ओ सी इन दोनों को निकालना है, लेकिन ओ से पी के बीच की दूरी को हमने माना है माइनस यू और पी से सी के बीच की दूरी को हमने माना है आर, रेडियस है त्रिज्या, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं, माइनस यू प्लस आर, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 मीटर है, और इस पूरे को निकालना है 1 + 1 2 मीटर होगा। उसी तरह से माइनस यू प्लस आर दोनों को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या है, आई सी है, आई सी कहाँ है भाई, आई किधर है, यहाँ आई सी, इसके बीच की दूरी हमको निकालनी है। आई सी को उसी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहो भाई हाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पूरी दूरी P से C के बीच की दूरी क्या हमने माना है, R माना है, और P से I के बीच की दूरी V है, तो R माइनस V कर सकते हो। इतना हमको निकालना है और इतने की दूरी हमको पता है, इतने के बीच की दूरी नहीं पता है और ये वाला पता है। तो क्या करते हैं, इसमें से इसको निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मिल गया। वही किया हमने, R माइनस वी इज इक्वल टू पी आर पी एफ, पी का है भाई, पी ये एफ है, ठीक है। और पी एफ को हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ हमने लिखा ही है पहले से, ठीक है। ये स्मॉल एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ है, इसको बड़ा एफ नहीं लिखेंगे कभी, ठीक है। स्मॉल एफ है तो वही उतार देंगे। अब नीचे क्या है, आई एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस वी, अब इसको हम लोग आर इज इक्वल टू होता है 2f, ठीक है, हमने पहले पढ़ा है। तो माइनस यू प्लस 2f अपॉन में 2f माइनस वी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस वी, ठीक है। अब इसको जब हम लोग आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तिर्यक गुणा हम लोग कर देंगे। जब तिर्यक गुणा जब हो जाएगा तो हम लोग को मिल क्या जाएगा, देखिए 2f माइनस वी इंटू एफ इज इक्वल टू एफ माइनस वी इंटू माइनस यू प्लस 2f, इतना हो गया। और इसको जब हम इंटू करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंटू करने के बाद देखिए ये है, इसमें जब f का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा 2f स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट शुरू से करते हैं, ठीक है। 2f स्क्वायर माइनस एफ वी इज इक्वल टू, अब इधर क्या हम लोग को मिल जाएगा, माइनस यू एफ, फिर यहाँ पर माइनस प्लस यू वी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, और यहाँ पर फिर माइनस 2f वी, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर, यहाँ पर भी है, काट दो अच्छे से काट दो आगे, फिर आया ना ये वाला है वी एफ, यहाँ पर भी है वी एफ, यहाँ पर भी, इसको इधर ले जाएंगे तो एक एफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस वी एफ, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला जो है यू एफ इधर आ गया, ठीक है, इस तरफ यू वी, यहाँ पर बचा माइनस एफ वी, ये वाला इधर गया, प्लस हो गया ये वाला, और दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग इस तरफ लाते हैं, तो एफ वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसके भी नीचे हम लोग क्या करते हैं, यू वी एफ से भाग कर देते हैं। जब भाग कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा एफ वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर
यू वी अपॉन यू वी एफ, यू वी से यू वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू एफ वी से एफ वी कैंसिल, मिल गया 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, मिल गया। उत्तल दर्पण का भी फार्मूला देखो वही प्राप्त हो गया हम लोगों को, ठीक है। चलो इसको छाप लो अच्छे से, सुंदर तरीके से छापो, अगर नहीं समझ में आए तो बताना, ठीक है। पूरा पैसा तुम लोग का वापस कर देंगे, लेकिन पहले जमा कर देते हैं, ठीक है। चलो छाप लो अच्छे से। चलो अब ये हम लोग को जो फार्मूला हम लोग को अभी मिला है, डिराइव हम लोगों ने किया है, इसके लिए अब हम लोगों को कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे कि ये है ना, इसको हम लोग अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है उसमें चिन्ह सहित हमको रखना है। जब चिन्ह सहित हम लोग रखेंगे, जो प्राप्त मान है उसको चिन्ह सहित रख देंगे, तो हम लोग को जो मान प्राप्त होगा वो चिन्ह सहित ही प्राप्त होगा, ठीक है, और सही मान एकदम प्राप्त होगा। अगर चिन्ह अगर नहीं लगाते हो तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये u है। सबसे पहले u को हम लोग कैसे लिखेंगे। u के लिए ये सदैव पॉजिटिव रहेगा, इसका चिन्ह सदैव पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव कह रहा हूँ, निगेटिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी दर्पण हो, रखते तो हम यहीं पर है ना, उत्तल हो, मान लो ये उत्तल है और ये अवतल है, यहीं पर ना वस्तु को रखेंगे, और इधर का जो होता है निगेटिव होता है, इसलिए ये सदैव निगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं v की, तो v के लिए कंडीशन है, v के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई, ये प्रतिबिंब पर वो क्या कहता है, आश्रित होता है, ठीक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा होगा, और प्रतिबिंब अगर आभासी है तो, ठीक है, वास्तविक है तो भी निगेटिव होगा, ठीक है, यानी इसको निगेटिव रखेंगे, और अगर आभासी है तो पॉजिटिव रखेंगे। इसका मतलब VE मतलब निगेटिव, और यहाँ पर भी प्लस VE का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब हम अगर F की बात अगर हम करते हैं, F की बात, F के लिए भी कंडीशन है। F के लिए कंडीशन क्या है कि F का चिन्ह जो है दर्पण पर निर्भर करता है, दर्पण पर, ठीक है। दर्पण अगर अवतल होगा, मान लो अगर दर्पण अवतल है तो निगेटिव रहेगा, ठीक है। उत्तल है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं अभी। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। दर्पण से वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर वास्तविक बनता है। जैसे कोई वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है दर्पण से, और उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बनता है, ठीक है। वास्तविक बनता है तो दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी v और u दिया है और f निकालना है। तो v का मान कितना दिया है, आप लोग क्वेश्चन सुने हैं, अगर सुने हैं नोट किए हैं तो बताइए v का मान हम लोग को क्या मिला है, -30, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, v वास्तविक बना है, वास्तविक प्रतिबिंब मिला है हम लोगों को, ठीक है। तो v का मान जो है -30, और u तो हमेशा माइनस में ही रहेगा, इसको माइनस में ही लिखते हैं, ठीक है। अगर मीटर में दिया रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में कर देंगे, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। हम लोग को f का मान हम लोग को निकालना है, f का मान हम लोग को निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, f का मान हम लोगों को निकालना है। तो f के मान के लिए हम लोगों को सूत्र क्या हम लोग को मिला था, सूत्र मिला था 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। 1/f उसी तरह है 1/v का मान दिया है -30 + 1/-20, माइनस नीचे लिखना गंदी बात, ऊपर कर देते हैं 1/f = -30 क्या दिया 1/30, फिर यहाँ पर -1/20, ठीक है। जब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को नीचे LCM में क्या हमको मिल जाएगा, नीचे LCM में हम लोग को 50 मिल जाएगा, हाँ
मिल जाएगा नहीं, 60 मिलेगा। क्या मिलेगा? 60 मिलेगा हम लोग को एलसीएम। और ऊपर में अगर 30 से जब 60 में जो भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा? एकदम छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता रहे हैं। 30 से जब भाग देंगे तो बचेगा, मिलेगा -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा? 1/f = -5/60। काटेंगे कितने बार में कटेगा? 12 बार में, 12 बार में कट जाएगा। f = क्या मिलेगा? -1/12। तो f = -12 कह सकते हैं, कह सकते कि नहीं कह सकते? मिल जाएगा। सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, मात्रक लिखना चाहिए, नहीं तो नंबर कटता है मात्रक पर ना लिखने पर। ठीक है, अब ये माइनस में हम लोग को मिला है, यानी ये कौन सा दर्पण है? माइनस को देख करके आप लोगों को अभी को मैंने बताया था, ये कौन सा दर्पण होगा? ये होगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए। और उधन क्षमता का फार्मूला हम लोग देखेंगे क्या होता है। चलिए, या फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए रेखीय आवर्धन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नाराज तो नहीं हो रहे तुम? ठीक है, चलो, नाराज नहीं हो रहे हो? टेक्निकल इशू यार बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। चलो, नाराज तो नहीं हो रहे हो? ये भी कह रहा है कि अब रोक दीजिए वीडियो। चलिए, तो जो हम लोग का रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला है उसको भी हम लोग डेराइव करेंगे और उसको अगले वीडियो में करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी आप लोग से करवाया जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में कुछ बढ़िया नंबर गेन कर पाओगे। ठीक है, और शुरुआत से ही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से आप जोड़िए। ठीक है, और खुद भी लाइक करते रहिएगा वीडियो, और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अगर किए हैं तो धन्यवाद। ठीक है, चलिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इससे बढ़िया मौका आप लोग को कभी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए लॉकडाउन चल रहा है, आराम से इसका फ़ायदा उठाइए। बोर्ड एग्जामिनेशन है आप लोगों के इस साल, इसलिए अच्छे से पढ़ो और बोर्ड एग्जाम में खूब बढ़िया नंबर लाओ। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय, टेक केयर।